हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड हाई इन स्पिरिट्स। सो आज हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 को डिस्कस कर रहे हैं। इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। मोर्ले तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे एंड मिंटो तब के वायसराय हुआ करते थे। क्लियर है ये? ओके, सो ये नोमेनक्लेचर जब आप देखते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट आपके आएंगे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय वायसराय। ओके, ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 है, ये थर्ड एंड लास्ट स्टेज है पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन का। और ये पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन जो है 1857 के रिवोल्ट के बैकड्रॉप में स्टार्ट हुआ था, जहां से 1861 के ऑनवर्ड्स 1861, 92 एंड 1909 तीन काउंसिल्स एक्ट आते हैं और यहाँ से इंडियंस को एसोसिएट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। बिगिनिंग होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एसोसिएशन का एंड लेटर ऑन हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में देखेंगे कि यहाँ आते आते एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, सो 1861 में इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एसोसिएट करना इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड 1909 में इंडियंस को, ये तो कंटिन्यू ही रहता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एसोसिएशन कंटिन्यू रहता है। 1909 में इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एसोसिएट किया जाता है। तो ये इतना आपका बैकड्रॉप है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अदर फीचर्स क्या है। ओके, सो बेसिकली ये रिफॉर्म तीन चीज़ों पे बात करता है। पहला तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के रिफॉर्म की बात करता है, जो कि कंटिन्यूएशन है, इन कंटिन्यूएशन है। 1861 से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की रिफॉर्म स्टार्ट हुई थी उसको ये और कंटिन्यू करता है, स्ट्रेंथन करता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के रिफॉर्म को फर्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम देखेंगे। और इसके अलावा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। सो बेसिकली ये स्टूडेंट्स इन दोनों फीचर्स को मिस कर देते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में क्या रिफॉर्म्स हुए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या रिफॉर्म हुए, और वो बस एक पॉइंट याद रखते हैं कि फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मोर्ले एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट यूपीएससी इज नॉट लिमिटेड टू कि कोई एक कीवर्ड याद कर लिया, कोई हाई पॉइंट याद कर लिया। यूपीएससी इज वेरी मच अवेयर ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स के जो वीकनेस है उनको वो यूपीएससी खूब अच्छे से जानती है। सो अगर यूपीएससी को इजी सवाल एकदम से ऐसे नो लो हैंगिंग फ्रूट देना हुआ तो आपसे 1909 में वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पूछेगी। बट अगर यूपीएससी को ट्विस्ट करना हुआ और आपको फंसाना हुआ तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगी। क्लियर है ये? तो ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का रिफॉर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये 1861 से चलता आ रहा है, जो कि और स्ट्रेंथन किया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रिफॉर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें तो बोथ एट सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल, दोनों लेवलों पे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। पहला तो साइज की बात कर लें तो साइज इंक्रीज की गई है दोनों सेंट्रल लेवल पे एंड प्रोविंशियल लेवल पे। अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो नंबर ऑफ मेंबर्स की जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे यानी स्ट्रेंथ है उनको 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया है। ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो यूपीएससी कैन आस्क, अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यू शुड नो कि स्ट्रेंथ इंक्रीज किया गया था। और यहाँ प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई गई थी, साइज बढ़ाई गई थी, बट यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अलग अलग प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलग अलग स्ट्रेंथ इंक्रीज किया गया था। क्लियर है? ये दोनों लेवल पे साइज इंक्रीज हुआ है, बट सेंट्रल लेवल पे 16 to 60 यूनिफॉर्मिटी है। प्रोविंसेस में अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो नंबर्स है वो इंक्रीज किया गया है। सो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू शुड नो। एज फार एज मेंबर्स की बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी रिटेन की गई थी, स्टेटस क्वो। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी को रिटेन किया गया है, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये आपको पता होना चाहिए। ऑफिशियल मेजोरिटी क्या है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी क्या है, हमने पीछे के क्लासेस में डिस्कस कर लिया था।
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1909 के एक्ट के बाद इंडियंस जो थे वो मेजोरिटी में हो सकते थे, ठीक है। इंडियंस जो थे वो मेजोरिटी में हो सकते थे, इसी को बोलते हैं नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। और ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स और इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। क्लियर है ये? सो स्ट्रेंथ को लेकर हो गया। अगर फंक्शंस की बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस की बात करें, तो बोथ एट सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल फंक्शंस को इंक्रीज किया जाता है, फंक्शंस बढ़ाए जाते हैं, काउंसिल को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हमने देखा था कि पिछले क्लास में कि 1892 के अंदर ये बजट पे क्वेश्चंस, बजट डिस्कस करने के पावर दिए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। और 1909 में आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर, और बजट पे रिजोल्यूशंस भी मूव कर सकते थे। क्लियर है ये? 1892 में वो बजट डिस्कस कर सकते थे, बट 1909 तक आते आते लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फंक्शंस को और इनलार्ज किया गया, उनको स्ट्रेंथन किया गया। अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे और बजट पे रिजोल्यूशंस भी मूव कर सकते थे। क्लियर है? ये आपको याद हो गया होगा। सो बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करें तो यही दो चीज़ें रिफॉर्म की गई, एक तो उनका साइज इंक्रीज किया गया और फंक्शंस को इनलार्ज किया गया। क्लियर है ये? नाउ कम टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फ्रेंड्स, अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स हुए, जहाँ पे इंडियंस को ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया कि इंडियंस को अब वायसराय और गवर्नर दोनों लेवल्स पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एसोसिएट किया जाएगा। क्लियर है ये? इंडियंस को अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एसोसिएट किया जाएगा, दोनों वायसराय सेंट्रल लेवल पे एंड प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आज आप रिलेट कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम एंड सीएम रिस्पेक्टिवली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को आज के सेंट्रल में पार्लियामेंट एंड स्टेट में लेजिस्लेचर से आप कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होता है कि अब इंडियंस को 1909 ऑनवर्ड्स वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एंड गवर्नर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी एसोसिएट किया जाएगा। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन जिनको वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया था। ये आप याद रखेंगे, ये एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन होता है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है इस एक्ट का दैट वी शुड नो कि ये जो एक्ट है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, इसने सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या? कि अब जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करेंगे। क्लियर है ये? मुस्लिम मेंबर्स जो होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करेंगे। सो यहाँ से ही इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जिसका इंट्रोडक्शन हुआ 1909 के एक्ट से। ठीक है? सो बेसिकली एक्ट ऑफ 1909 या इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 या फिर इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहेंगे आप, उसने कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया इंडिया में। क्लियर है ये? एक्ट ऑफ 1909 ने, जस्ट अ मिनट, एक्ट ऑफ 1909 ने कम्युनलिज्म को लीगलाइज किया इंडिया में, और इस तरह से जो लॉर्ड मिंटो हैं वो कहलाए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है? बिकॉज देन लॉर्ड मिंटो आर वायसराय ऑफ इंडिया, और उनके टाइमिंग में, उनके वर्क पीरियड में ये रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, इसलिए उनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्ट ऑफ 1909, एंड जिसके 3 फीचर्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ये तीनों फीचर हमने डिस्कस कर लिया है, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।